हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हाल ही में आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच था वो आपने देखा होगा। काफी हिस्टोरिकल मैच था और एक्साइटिंग भी था। आखिरी गेंद पे रविंद्र जडेजा ने 4 मार के ये मैच जिताया। जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ तो हर्षा भोगले ने महेंद्र सिंह धोनी को ना एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने धोनी से पूछा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने करियर के पीक पे हो, आप 5वीं बार आईपीएल मैच का फाइनल जो है वो जीत चुके हो, तो क्या यह सही वक्त है कि आपने अपनी रिटायरमेंट को डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसके ऊपर जो धोनी ने जवाब दिया वो काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली अगर सोचे तो ये वक्त सही है कि मैं अपना रिटायरमेंट को डिक्लेयर कर दूं, लेकिन जो प्यार मुझे ऑडियंस से मिला है, आप लोगों से मिला है, चाहे वो चेपॉक हो चेन्नई का ग्राउंड या फिर वानखेड़े हो मुंबई का, तो ये सारे लोगों का प्यार देख के ना मुझे ऐसे लगता है कि मैं इमोशनल हो जाता हूं और इसी के चलते शायद और एक सीजन अगर मैं खेल पाऊं, अगर मेरी बॉडी फिट रहे तो वो बेटर रहेगा। तो ये आंसर सुनने के बाद में ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई भी डिसीजन लेना ना उतना आसान नहीं होता। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है और एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है। सिमिलरली फाइनेंशियल डिसीजन जो लेना वो लगता है लेकिन उतना आसान नहीं होता। मान लो कि आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है और कुछ कारण की वजह से आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गया, जैसे कि आपको बोनस मिल गया या फिर आपकी प्रमोशन हो गई, यानी फिर आपने जॉब स्विच कर दी और आपके पास एक लमसम अमाउंट है 2 लाख का, 3 लाख का, और अब आप इस दुविधा में हो कि ये जो 2-3 लाख आपको एक्स्ट्रा मिले हैं उसे आपने होम लोन रिपे करने में डालना है या फिर इसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना है। तो ये जो डिसीजन है ये आपको लगता है काफी आसान है, लेकिन इसके ऊपर लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट है। एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और एक इमोशनल एस्पेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम ये दोनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे। प्रैक्टिकली सोचे तो आपका कितना पैसा बचेगा अगर आप रीपे नहीं करते हो या फिर करते हो, और इमोशनल एस्पेक्ट से भी देखेंगे कि क्या आपको होम लोन रीपे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिरी तक देखिएगा। आपके जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसमें वैल्यू एडिशन जरूर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो स्पेसिफिकली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, उनकी हेल्प आप जरूर ले सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चलो, तो इसको समझने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस किए हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो हमने कंसीडर किया है कि आपकी जो होम लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बची है वो है 18.5 लाख रुपए। इसका मतलब आपको 18.5 लाख रुपए देने हैं, प्लस इसके साथ में आप इंटरेस्ट भी पे करोगे। और जो इंटरेस्ट रेट मैंने कंसीडर किया है आपके होम लोन पे वो तकरीबन कंसीडर किया है 8.35% का। अब जब भी आप इंटरेस्ट देते हो तो उसमें 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट्स चेंज करती है, ऊपर नीचे करती है, तो उसके हिसाब से आपके होम लोन के इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे होते हैं। और सेकेंड जो ऑप्शन मैंने आपको बताया फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, उसमें क्या होता है जब भी आप होम लोन का एग्रीमेंट करते हो किसी बैंक के साथ में, तो उस वक्त में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वहां पे आप अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देते हो। तो पूरे टेन्योर में चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट कहीं पे भी जाए, आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहता है। तो मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में कंसीडर किया है कि थ्रू आउट दी होम लोन टेन्योर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो तकरीबन रहेगा 8.35% के आसपास। ठीक है, तो अभी आपका टोटल जो ईएमआई रहेगा वो मैंने कंसीडर किया है कि तकरीबन 20,000 के आसपास रहेगा, और इसके कैलकुलेशन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपका होम लोन का टेन्योर जो है वो 149 मंथ्स है, यानी 12 साल के आसपास है। तो इस 12 साल में आप प्रिंसिपल भी पे करोगे और इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो पूरे 12 साल में आप तकरीबन 11,27,000 यानी तकरीबन 11.5 लाख का इंटरेस्ट पे करोगे, प्लस आपका प्रिंसिपल भी पे करोगे। अब ये मान लेते हैं कि आपने होम लोन प्रीपे नहीं किया, आपके पास बोनस आ गया 2 लाख रुपए का, हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल के तौर पे, और आपने डिसाइड किया कि मैं होम लोन प्रीपे नहीं करूंगा और ये जो 2 लाख रुपए है ये मैं सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा।
तो इसमें भी दो आपको एडवांटेजेस है। सबसे पहला जो एडवांटेज है कि आप जो होम लोन पे कर रहे हो और उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो, उस इंटरेस्ट पे आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट में इसकी प्रोविजन है, 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट आप होम लोन का पे करते हो उसके ऊपर आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। तो हमने ये भी कंसीडर किया है कि हर साल के एंड में आप जो भी टैक्स बचा रहे हो उसके ऊपर अगर आपने टैक्स रिबेट लिया तो आपका कितना पैसा बचेगा। अब आप इस चार्ट में देखोगे, मैंने कंसीडर किया है कि आपका इनकम जो है वो 20% टैक्स स्लैब के ब्रैकेट में आता है। तो कंसीडर करेंगे कि 20% से आपने टैक्स बचाया, और जो ये फर्स्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर साल के एंड में आपका कितना इंटरेस्ट जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर के एंड तक आप इंटरेस्ट दोगे 1.5 लाख का, और उसके ऊपर तकरीबन आपका जो टैक्स बचेगा वो 30,000 का टैक्स बचेगा। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये 30,000 जैसे ही आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिल जाते हैं, आप उसे लमसम इन्वेस्ट करोगे किसी म्यूचुअल फंड में, और जो म्यूचुअल फंड आपको तकरीबन 11% के रिटर्न्स देगा अगले 12 साल के लिए, ये मैंने एजम्पशन किया है। अब 11% ही क्यों किया है? क्योंकि देखिए, कंजर्वेटिव अप्रोच हम लेके जाए तो निफ्टी ने पिछले 10-15 साल में 12% तक के रिटर्न दिए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा और कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके इसे 11% कंसीडर किया है। तो जो फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 का टैक्स बचा, उसका वो हो गया 95,000। ऐसे हर साल आप जो इंटरेस्ट में से टैक्स बचा रहे हो, अगर उसे आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो एट द एंड ऑफ 12th ईयर आपके पास टोटल कॉर्पस हो जाएगा 4,91,000, जो कि आपने बचाया है इंटरेस्ट से। और इसी के साथ आपके पास एक लमसम अमाउंट आ गया 2 लाख रुपए का। मैं ये कंसीडर करता हूं कि ये 2 लाख भी आपने लमसम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए, जो आपको अगले 12 साल के लिए 11% के रिटर्न्स जनरेट करके देगा। तो अगर आप टोटल 12 साल के एंड में देखोगे तो आपका होम लोन क्लियर हो जाएगा, आप पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है, प्लस आपके पास 12 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट प्रैक्टिकल अप्रोच, जहां पे आपने डिसाइड किया है कि होम लोन रीपे नहीं करेंगे, और जो कुछ भी पैसा आपका बच रहा है उससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके एक घर और एक 12 लाख का कॉर्पस, इतना आपने अब तक इकट्ठा कर लिया है। चलो अभी हम देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, जहां पे आप होम लोन रीपे करोगे और होम लोन होने के बाद में आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करोगे। हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, होम लोन को अपफ्रंट प्रीपे करेंगे और उसके बाद में म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करेंगे। आपको एक बात जानना काफी जरूरी होता है, जब भी आप होम लोन को प्रीपे करते हो तो बैंक्स अमूमन तौर पे आपका ईएमआई कम नहीं करती, बल्कि वो आपका होम लोन का टेन्योर है उसे कम कर देती है। हमारे प्रीवियस एग्जांपल में प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें पे करना था वो था 18.5 लाख, और होम लोन का जो टेन्योर था वो था 12 साल। जैसे ही आप 2 लाख रुपए इसमें प्रीपे करोगे तो आपका होम लोन का टेन्योर जो है वो 10 साल पे आ जाएगा। इसका मतलब अगले 10 साल में आपको 16.5 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। अब हर साल आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसे आप इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एग्जेम्पशन ले सकते हो, और जो भी टैक्स आपका हर साल के एंड में बच रहा है हम कंसीडर करते हैं कि उसे आप लमसम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, जो कि आपको 11% के रिटर्न्स देगा। तो अगले 12 साल में इस निवेश से आपके पास जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा तकरीबन 3,80,000 रुपए, प्लस 10 साल के बाद में आपकी जो होम लोन की किस्तें हैं वो खत्म हो जाएगी, तो आपके पास ईएमआई के जितना पैसा सेविंग्स में आएगा, यानी 20,000 आपका बचेगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि 11वें और 12वें साल के लिए आपने 20,000 की एसआईपी की, और इस एसआईपी में आपको 11% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इस एसआईपी से आपको मिलेंगे तकरीबन 5,40,000। तो एट द एंड ऑफ 12th ईयर आपके पास एक घर रहेगा जिसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, प्लस आपके पास एक कॉर्पस रहेगा तकरीबन 9 से 9.25 लाख का। अब हमारे फर्स्ट जो ऑप्शन था उसमें घर था प्लस 12 लाख का कॉर्पस था, और सेकेंड ऑप्शन में घर है प्लस 9 से 9.25 लाख का कॉर्पस है। तो हमने 12 साल में अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज किया होता तो तकरीबन 3 लाख रुपए सेव किए होते। अब आप कहोगे कि 12 साल में 3 लाख सेव करना ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसे आइसोलेशन में मत देखिए। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 18.5 लाख, और 18.5 लाख पे आपने 3 लाख बचाए, इसका मतलब आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट के तकरीबन
15% की सेविंग्स जरूर की है और ये काफी बड़ी बात होती है। मान लो कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा है, 30 लाख है, 35 लाख है, तो आप ज्यादा एब्सोल्यूट टर्म में पैसा जरूर बचाने वाले हो। अब आप कहोगे कि आपने जो कैलकुलेशन की वो ओल्ड टैक्स रिजिम कंसीडर करके की है। व्हाट इफ अगर मैंने न्यू टैक्स रिजिम चूज की, तो चलिए न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको फर्स्ट ऑप्शन बेटर रहेगा या सेकंड, इसके बारे में भी बात करते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसके ऊपर कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, तो हम ये इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है उसे हटा देंगे। अब आपके फर्स्ट ऑप्शन में आपका होम लोन का जो टेन्योर था वो 12 साल का था, तो ये पूरे 12 साल में आप तकरीबन 11,27,000 का इंटरेस्ट पे करोगे। ये पैसा जो है आपके जेब से जाने वाला है, इसलिए हम इसे निगेटिव कैश फ्लो कंसिडर करेंगे। और उसके बाद में आपके पास 2 लाख रुपए लमसम आ गया। उस लमसम पैसे को आपने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया 12 साल के लिए, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसके ऊपर आपको 11% का इंटरेस्ट रेट मिला। तो 12 साल के बाद आपके पास जो कॉर्पस हो जाएगा वो तकरीबन हो जाएगा 7 लाख के आसपास। तो ये जो पैसा है आपके पास आने वाला है और इसलिए हम इसे पॉजिटिव कैश फ्लो के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो नेट बेसिस पे अगर देखें तो 12 साल में आपको अपने जेब से 4,27,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो हो गया हमारा सिनेरियो फर्स्ट, जिसमें हमने कंसीडर किया कि हम होम लोन को प्रीपे नहीं करेंगे। अब हमारा सिनेरियो सेकंड देखेंगे, जिसमें हम होम लोन को प्रीपे करेंगे। जैसे ही आप होम लोन को प्रीपे करोगे तो आपका जो होम लोन का टेन्योर है वो 12 साल से घट के 10 साल पे आ जाएगा। तो इस पूरे 10 साल में आप तकरीबन इंटरेस्ट पे करोगे 8,11,000 का। और 11वें और 12वें साल में जैसे ही आपका ईएमआई खत्म हो जाता है, आपने 20,000 की एसआईपी की, उसके ऊपर हमने रिटर्न्स कंसीडर किए 11% के, तो उससे आपका जो कॉर्पस रहेगा वो रहेगा तकरीबन 5,40,000 का। तो जो फर्स्ट था वो निगेटिव कैश फ्लो था, सेकंड जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो नेट बेसिस पे देखें तो आपको 2,71,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने जेब से। अब सिनारियो 1 और 2 को कंसीडर करेंगे तो सिनारियो 2 में आपके 1,56,000 के आसपास जो पैसा है वो बच रहा है। तो ऑन पेपर तो ये सब चीजें काफी अच्छी है, सेकेंड ऑप्शन में आपका पैसा जरूर बच रहा है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। हमने एसआईपी जो कंसीडर की उसमें रिटर्न्स कंसीडर किए 11% के, और वो भी 2 साल में। अगर 2 साल में आपको 11% के रिटर्न्स चाहिए तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना पड़ेगा। और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड का एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। इक्विटी में आपको अच्छे रिटर्न्स तभी रियलाइज होंगे जब आप 7 साल से लेकर 10 साल के लिए एसआईपी करोगे। तो 2 साल में 11% के रिटर्न्स मिलना में भी ट्रिकी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे, लेकिन इक्विटी ये ऐसा एसेट क्लास है जो कि काफी वोलाटाइल होता है और इसी के चलते आपको 11% के रिटर्न्स ना भी रियलाइज हो। और हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको टाइम होराइजन है वो जो 12 साल का टाइम होराइजन मिल रहा है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट को प्ले करना चाहते हो तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो, और उसमें आपको शायद 14 या 15% के भी ऑन एन एवरेज रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको सारा सिनारियो कंसीडर करना है और उसके बाद में डिसीजन लेना है कि क्या आपको होम लोन प्रीपे करना है या फिर नहीं। तो अब तक के वीडियो में हमने जो भी कैलकुलेशंस किए हैं, जो भी सिनारियो कंसीडर किया है, मैं आशा करता हूं कि उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप ये डिसीजन ले पाओगे कि क्या आपको प्रैक्टिकली होम लोन को पे करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके बाद में हम कंसीडर करेंगे कि इमोशनल सिनारियोज क्या है जिसमें कि आपको होम लोन प्रीपे करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारे इमोशनल फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को। इमोशनली अगर हम देखें तो कई सारे लोग जो होते हैं वो काफी कंजर्वेटिव अप्रोच के होते हैं, यानी उन्होंने अपने पूरे करियर में एफडी या आरडी इसके अलावा कोई दूसरा असेट क्लास देखा नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों को ना जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं उसके बाद काफी ज्यादा टेंशन होती है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब जिन लोगों ने 2008-9 में मार्केट में पैसा डाला जब मार्केट पीक पे था, और उसके बाद में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया लेमन्स ब्रदर का, और उसके बाद में उनका पोर्टफोलियो -40-50% चला गया, तो कई लोगों का ना स्टॉक मार्केट से भरोसा चला गया। लोग अमूमन तौर पे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, एक जुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बेशक आप अपना जो पैसा है
उसे होम लोन प्रीपे करने में यूज कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी निवेश करना जरूरी नहीं है। दूसरा, कई लोगों का क्या होता है कि एक फाइनेंशियल गोल होता है। मान लो कि आपको बेटा है या फिर बेटी है जिसकी शादी आपको 8 साल के बाद में करनी है, और उस हिसाब से आपने अपना होम लोन का ईएमआई डिसाइड किया है। यानी आपका होम लोन 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, फिर अगले 3 साल के लिए वही ईएमआई को बचा के आप अपने बच्चे की शादी करोगे। लेकिन अमूमन तौर पे होता क्या है, जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, तो उसके चलते जो इन्फ्लेशन आया है इकोनॉमी में, और होम लोन के जो इंटरेस्ट है वो भी काफी बढ़ गए हैं। तो अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ गया है तो शायद आपका ईएमआई उतना ही रहेगा, लेकिन आपका जो होम लोन का टेन्योर है ना, वो 5 साल की जगह पे शायद 8 साल हो जाए। तो ऐसे सिनारियो में आप ये दुविधा में पड़ जाओगे कि 8 साल के बाद में मुझे शादी भी करवानी है, लेकिन मेरा होम लोन का ईएमआई तब तक चलता भी रहेगा, तो मैं किस तरीके से इन पैसों को बचा सकूं। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आए तो बेशक जाइए अपना होम लोन नील कीजिए, और आपका जो फाइनेंशियल गोल है ना, उसकी तरफ आप एक कदम जरूर बढ़ा सकते हो। तो ये सब इमोशनल फैक्टर्स है, तो इसे भी आपने डिसीजन मेकिंग में जरूर कंसीडर करना चाहिए और एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट आपका फाइनेंशियल जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। आई होप इस वीडियो से आपको काफी अच्छी इंसाइट्स मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको जेन्युइनली पसंद आया, मेरे एफर्ट्स आपको अगर पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पे आपको ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।